नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हमारी बात चल रही थी नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता का हमने अर्थ पढ़ लिया था। नागरिकता का जो विकास था, टी.एच. मार्शल का जो सिद्धांत था, एक तरह से विकासवादी सिद्धांत पढ़ लिया था, उसको अभी देखेंगे उदारवादी सिद्धांत में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता के सिद्धांतों के बारे में। अक्सर इनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता का सिद्धांत वो किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे जैसे राजतंत्र खत्म हुआ, सामंतवाद खत्म हुआ, उसके स्थान पर जो मौलिक अधिकारों की संकल्पना आई, स्वतंत्रता, संप्रभुता, इनकी संकल्पना आती गई, वैसे वैसे राज्य की जो कल्याणकारी अवधारणा है वो क्या है, बलवती होती है, वो परवान चढ़ती गई। तो नागरिकता के जो सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत आता है वो आता है उदारवादी सिद्धांत। इसको विकासवादी सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिपादक इसके टी.एच. मार्शल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टी.एच. मार्शल महोदय ने जो इंग्लैंड का विकास था नागरिकता का, उसके बारे में बताया था। 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में किस प्रकार से नागरिकता का स्वरूप चेंज हुआ था। तो उन्होंने एक तरह से विकास के माध्यम से बताया, क्योंकि समय आगे चेंज हो रहा था। तो इसीलिए इसको क्या है, विकासात्मक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि नागरिकता का विकास क्रम बताया था इन्होंने। तो उदारवाद है, तो उदारवाद तो देखो किसके ऊपर जोर देता है, ज़्यादा अधिकारों के ऊपर, स्वतंत्रता है, इनके ऊपर ज़्यादा जोर देता है। तो यह सिद्धांत नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार देने पर बल देता है और सभी को समान अधिकारों की सिफारिश करता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, नागरिकता विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार है, कर्तव्य हैं, जो प्रतिबंध है, शक्तियाँ हैं, उत्तरदायित्व है, वो क्या करती है, निर्धारित करती है, और सबके लिए क्या करती है, समान निर्धारित करती है। तो ये है उदारवादी सिद्धांत। दूसरा यहाँ सिद्धांत आता है वो आता है स्वेच्छातंत्रवादी। तो स्वेच्छातंत्रवादी जो भी विचारक है, जैसे रॉबर्ट नोजिक है, वो क्या करते हैं, इनके समर्थक है, प्रतिपादक है इसके रॉबर्ट नोजिक। देखो अब ये स्वेच्छातंत्रवाद सिद्धांत क्या कहता है, ये एक तरह से आप ये मान सकते हो कि कहता है कि व्यक्ति के कार्यों में ज़्यादा राज्य हस्तक्षेप ना करे। भाई स्वेच्छातंत्र का तो मतलब यही है कि राज्य क्या है, कल्याणकारी होने के नाम पर व्यक्ति के जो कार्य हैं उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप करता है। तो अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति है, उसको नागरिकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो स्वेच्छातंत्रवादी विचारक है वो ये कहते हैं क्यों पड़ती है नागरिकता की आवश्यकता, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं या सेवाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रदान कर सकता है, राज्य ही प्रदान कर सकता है। वो बाजार व्यवस्था उसको प्रदान नहीं कर सकती। जैसे सुरक्षा है, बड़ी खर्चीली व्यवस्था है, तो इसको कौन प्रदान कर सकता है, सिर्फ राज्य प्रदान कर सकता है। इसलिए क्या है, व्यक्तियों को नागरिकता की जरूरत पड़ती है। तो नागरिक स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है नागरिकता। व्यक्ति स्वतंत्र चयन के लिए स्वतंत्र है, और यह सिद्धांत बाजार अर्थव्यवस्था को नागरिकता पर लागू करता है। बाजार अर्थव्यवस्था को मतलब ये व्यक्ति को क्या कहता है, व्यक्ति तो एक तरह से कंपनी है, ये राज्य क्या है, इसने राज्य को क्या बना दिया, कंपनी बना दिया, और व्यक्ति क्या है, उसका क्लाइंट है। यानी बाजार अर्थव्यवस्था कैसे लागू हुई, राज्य तो क्या है, कंपनी है, और व्यक्ति क्या है, उसका क्लाइंट है। तो राज्य क्या करता है, उसको सुरक्षा और कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिसे बाजार व्यवस्था प्रदान नहीं कर पाता है। एक तरह से बाजारी अर्थव्यवस्था लागू की है। इनका मानना है कि नागरिक अधिकारों का लाभ उनको ज़्यादा मिलता है जो प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। नागरिकता की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि कुछ आवश्यक वस्तुएं व सेवाएं दूसरे तरीके से प्राप्त हो जाए, अतः नागरिकता सामाजिक जीवन की मजबूरी है। तो मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो बाजार नहीं प्रदान कर सकता, इसके लिए क्या है, राज्य की आवश्यकता पड़ती है, या ये कहीं नागरिकता की आवश्यकता पड़ती है। अब इन्होंने ये भी बता दिया जो प्रतिस्पर्धा में आगे हैं। यहाँ देखो ये बात लिखी है ना कि नागरिक अधिकारों का लाभ उनको ज़्यादा मिलता है जो प्रतिस्पर्धा में आगे रहते हैं। तो ये तो हर जगह है, जो आगे रहेंगे वो तो ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। पीछे वालों को तो क्या मिलेगा, जो आगे वाले छोड़कर चले जाते हैं। तो ये तो हमेशा आती ही बात है, ये तो मोटिवेशन की सबसे फेमस लाइन है। तो राज्य एक विशाल उपक्रम है और नागरिक उसका ग्राहक है। मनुष्य के पास संपत्ति की रक्षा के लिए अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रभावशाली संस्था कौन सी है, राज्य। देखो राज्य हर प्रकार से सुरक्षा कर रही है। आज व्यक्ति के पास मान लो धन है, तो उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है। पुलिस का डर है, सरकार का डर है, न्यायपालिका का डर है। उसे एक निश्चित भाग पर बल प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है।
और यहाँ तीसरा सिद्धांत आता है, वो आता है समुदायवादी सिद्धांत। तो समुदायवादी सिद्धांत, तो उसके समर्थक जो समुदायवादी विचारक हैं, अन्ना हरेंट है, माइकल वोल्जर है, बेंजामिन बार्बर है। इसके अलावा जैसे बात करें तो ट्रेलर है, रोनाल्ड रुकिन है, ये सारे क्या हैं, इस सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इस सिद्धांत को गणतंत्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम अगर बात करें तो गणतंत्रवादी सिद्धांत है। अब ये 3 नंबर का है, तो इसका मतलब ये सीधा सा क्या है, स्वेच्छातंत्रवादी जो सिद्धांत है उसके विरोध में आया है। तो देखो ये सिद्धांत क्या कहता है कि नागरिक वह है जो राजनीतिक वाद विवाद और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर भावी समाज का रूप तय करता है। अतः नागरिकता का मुख्य लक्षण क्या है, सहभागिता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि समाज में किसी भी नागरिक का एकल अस्तित्व संभव नहीं है, और अस्तित्व उसका तभी संभव है जब नागरिक क्या है, समाज की अनेक गतिविधियों में सहभागिता निभाएं। अब गतिविधियां कौन सी है, गतिविधियां ये है राजनीतिक वाद विवाद है, निर्णय प्रक्रिया, इनमें क्या है, भाग ले। तो नागरिकता का मूल लक्षण क्या हो गया, सहभागिता हो गया। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, समुदायवादी सिद्धांत कहते हैं। तो अब सहभागिता निभा रहा है, इसका मतलब व्यक्ति और समुदाय के बीच जो आपसी संबंध है उनके ऊपर ये सिद्धांत क्या है, समुदायवादी सिद्धांत ज़्यादा बल देता है। फिर आता है सिद्धांत नागरिकता का, मार्क्सवादी सिद्धांत। प्रतिपादक है एंथनी गिंडेंस। तो मार्क्सवाद तो सीधी सी बात है कि किसकी बात करता है, हमेशा वर्गों की बात करता है। तो वर्ग संघर्ष की देन बताता है, ये नागरिकता को किसकी देन बताता है, वर्ग संघर्ष की देन है, मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है। तो वर्ग संघर्ष में जो वर्ग अपने विरोधी वर्ग का दमन करके जो अधिकार प्राप्त करता है वही नागरिकता की बुनियाद है। यानी इन्होंने ये कहा कि समाज के जो 2 वर्ग हैं, समाज के जो वर्ग हैं, एक तो सर्वहारा वर्ग है, एक बुर्जुआ वर्ग है। तो इन वर्गों में जो आपसी संघर्ष चल रहा है, तो जिस वर्ग के पास जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर स्वामित्व हो जाता है, तो वो क्या करेगा, दूसरे ग्रुप का या दूसरे वर्ग का क्या करेगा, दमन करेगा। तो जिसके पास आर्थिक शक्ति रहेगी, राजनीतिक शक्ति रहेगी, तो उसी के विचारधारा के आधार पर नागरिकता का क्या है, स्वरूप निर्धारित हो जाएगा। तो एंथोनी गिंडेंस ने 1981 में अपनी पुस्तक ऐतिहासिक भौतिकवाद की समकालीन मीमांसा में लिखा है, ए क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। ये बुक है इनकी। एक और बुक है नेशन स्टेट एंड वायलेंस, ये बुक है इनकी एंथनी गिंडेंस की। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि मार्शल का नागरिकता सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि नागरिकता वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तो मैंने बात बताई, इन्होंने क्या बताया कि वर्ग संघर्ष की देन है ये जो नागरिकता है। लेकिन एंथोनी गिंडेंस ने यह भी कहा कि धीरे धीरे क्या इसमें सुधार आ रहा है। भाई ये 20वीं सदी में पूंजीवाद ने अपने आप में क्या है, सुधार लाया है, और श्रमिक वर्ग को विभिन्न प्रकार के अधिकार इन्होंने क्या है, प्रदान किए हैं। तो देखो मार्क्सवादी था, लेकिन कुछ क्या पूंजीवाद की भी क्या प्रशंसा कर रहा था कि भाई इन्होंने क्या किया, जो 2 वर्ग थे, जो श्रमिक वर्ग था उसको कुछ अधिकार देने शुरू कर दिए, उनको कुछ रियायतें उनको, ताकि उनके जीवन स्तर में क्या है, सुधार आ सके। तो इसी कारण ये एंथनी गिंडेंस ये कहता है कि पूंजीवाद के प्रति जो श्रमिक वर्ग है उसमें जो भावना थी, विरोध की भावना, वो कम हुई है। तो एंथोनी गिंडेंस के बारे में ये कहा जाता है कि मार्क्सवादी होते हुए भी ये क्या लास्ट में, अंतिम में मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों से दूर हो जाता है। फिर जो अगला सिद्धांत आता है वो आता है बहुलवादी सिद्धांत। प्रतिपादक है BS टर्नर, डेविड हेल्ड। तो BS टर्नर की बुक है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म। तो अब ये सिद्धांत क्या कहता है, देखो बहुलवादी है, यानी बहुत सारी चीज़ें। इन्होंने ये कहा कि समाज में बहुत सारे क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। तो नागरिकता एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है, क्योंकि ये अधिकार और कर्तव्य दोनों से जुड़ी हुई है। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, टीचर का कर्तव्य है भाई सैलरी उसको टाइम से मिले, तो उसका भी कर्तव्य है क्या, बच्चों को टाइम से पढ़ाए, बच्चों का टाइम से वर्क चेक करे, होमवर्क चेक करे, यानी जो आप पढ़ा रहे हो कम से कम उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो हर व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अतः नागरिकता अधिकार और कर्तव्य में क्या है, समन्वय स्थापित करती है।
इसके अनुसार राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, लेकिन व्यक्ति अन्य समुदाय का सदस्य भी होता है, क्योंकि कई अन्य समुदाय हो गया, जैसे पर्यावरण हो गया, पर्यावरण अन्य समुदाय हो गया एक तरह से, तो उसका भी वो क्या है, सदस्य होता है। तो ये हो गया बहुलवादी सिद्धांत। अब बात करें विश्व में नागरिकता की समस्या का नारीवादी आंदोलन। तो नागरिकता की जो नारीवादी संकल्पना इस बात पर बल देती है कि समाज में स्त्रियों को प्रकट रूप से पूर्णतया नागरिकता प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक नागरिक जीवन में वे पराधीन हैं। तो आज भी अगर समाज की बात करें तो पुरुष प्रधान समाज अभी भी है। इसमें कुछ सुधार हो रहे हैं, आने वाले समय में पूर्ण रूपेण हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये जो बात चल रही है वो सही है। अभी भी नारीवादी समाज उत्थान में नहीं है, पुरुष प्रधान समाज है। अतः नारीवादी आंदोलन नागरिक जीवन में पुरुष और महिलाओं दोनों के बराबर अधिकारों की मांग करता है। तो नारीवादी का तो मुख्य एजेंडा यही है कि पुरुष और महिलाएं दोनों को बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान ने तो महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दे रखे हैं। आप एक ही कार्य कर रहे हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों का वेतन क्या होता है, समान होता है। पश्चिमी यूरोप में प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है 12 से 15% के बीच में है, जबकि जर्मनी में 32%, नॉर्वे में 36%, डेनमार्क में 38% और स्वीडन में 45%। कुछ से चेंजमेंट हो सकता है, इसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। क्यूबा में 48.9 है, बोलीविया में 53% है। देखो ये देश है, अफ्रीकी देश है, ये भी देखो बाहर से कितनी आगे है, यहाँ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देखो कितना ज़्यादा मिला हुआ है। तो टी.एच. मार्शल ने अधिकारों के संबंध में नागरिकता के विकास को निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किया था। जो हमने टी.एच. मार्शल के विकासात्मक सिद्धांत की बात करी थी, तो उन्होंने पहले बताए थे नागरिक अधिकार कि व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। ये सब अधिकारों का कंसेप्ट सबसे पहले अस्तित्व में आया। नागरिकता का कंसेप्ट सबसे पहले अस्तित्व में आया। फिर सामाजिक अधिकार, जो फिर राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, फिर आर्थिक, फिर सांस्कृतिक, और सबसे जो अंतिम कड़ी है उसमें क्या है, मानवाधिकार अस्तित्व में आया था। तो भारतीय ये टी.एच. मार्शल है जो हमने पढ़ा था विकासात्मक सिद्धांत, उससे संबंधित उसके आगे के ये जो 3 अधिकार है ये बाद की कंसेप्ट उन्होंने बताई थी। 18वीं, 19वीं, 20वीं उसके लिए ये है, और 21वीं सदी में ये वाले कंसेप्ट है, क्योंकि मानवाधिकार जैसा कंसेप्ट है वो भी बाद में ही आया है। अब भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 ये क्या कहता है कि भारत की नागरिकता की क्या क्या शर्तें हैं, कि भारत की नागरिकता वो कैसे मिल सकती है। जैसे एक तो भारत में जन्म हुआ है और निवास स्थान भारत में हो, चाहे माता पिता किसी भी देश के हो, निवास स्थान उसका कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। जो भारत में पैदा नहीं हुआ है लेकिन भारत क्षेत्र में निवास करता है, प्लस माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, चाहे राष्ट्रीयता किसी भी देश की हो, यानी माता पिता दोनों चीज़ों में से होनी चाहिए। देखो प्लस एक तो भारत में पैदा नहीं हुआ लेकिन भारत क्षेत्र में निवास कर रहा है, दूसरी चीज़ माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, चाहे राष्ट्रीयता किसी भी देश की। तीसरा यहाँ कंसेप्ट आता है कि जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ हो, प्लस माता पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ हो लेकिन वह भारत का मूल निवासी हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले तक अगर वो यहाँ रह रहा है तो वो क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। पाकिस्तान से भारत आने वाले निम्नलिखित व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। अभी देखो इसमें अमेंडमेंट हो गया है, जो सीए के अनुसार आप पढ़ते हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले निम्नलिखित व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म क्या है, भारत में हुआ हो। दूसरी चीज़ 1948 से पूर्व जो भारत में आ गया हो और यहाँ निवास कर रहा हो। तीसरी 1948 के बाद भारत आया हो लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले उसने नागरिकता पंजीयन का आवेदन कर दिया हो। ये दिए हुए हैं आर्टिकल नंबर 6 में। फिर आर्टिकल नंबर 7 देखो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो लेकिन पाकिस्तान से वापस भारत लौट आया हो और उसे 26 जनवरी 1950 को
उससे पहले पहले पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। उससे पहले पहले अगर उसने आवेदन कर दिया था तो उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 7 नंबर। 8 नंबर आर्टिकल कहता है कि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी भारत में जन्मे हो, लेकिन वह व्यक्ति किसी दूसरे देश में रह रहा हो, वह व्यक्ति अपने निवास स्थान वाले देश में भारतीय दूतावास में आवेदन करके भी क्या नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और 11वां अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद क्या कहता है? भारत की संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संसद ने इसी शक्ति के तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया, फिर 1982 में उसमें संशोधन किया, 1986, 2003, 2005, 2015 और अभी जो सिटीजनशिप CAA अमेंडमेंट एक्ट, ये भी संशोधन किए जा चुके हैं। तो ये है भारत में नागरिकता कैसे मिल सकती है। अब वो तो आगे थी आर्टिकल्स की बात। अब बात करते हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। एक तो जन्म के आधार पर, एक वंशाधिकार से नागरिकता, जैसे जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो लेकिन वंशानुक्रम कहाँ है? भारत से संबंधित हो, तो भी क्या है, उसको नागरिकता मिल सकती है। तीसरी चीज़ आई है पंजीकरण से नागरिकता, जो हमने पहले भी बात करी थी। और जो 5 से 7 वर्ष तक भारत का निवासी हो या भारतीय महिला के साथ विवाह कर लिया हो, उसको भी नागरिकता मिल सकती है। फिर आती है देशीयकरण से नागरिकता। कोई विदेशी नागरिक है, वो देशीयकरण से भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते अपने देश की नागरिकता त्याग दे और आवेदन करने से पहले भारत में निवास कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अदनान सामी है। फिर है विलय से नागरिकता। जैसे कोई विदेशी क्षेत्र का विलय है, वो भारत राज्य में हो, तो उस क्षेत्र में रहने वाले विदेशियों को भी क्या भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो सब किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। छोटा सा कंसेप्ट था। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे उदारवाद के बारे में।